हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लास्ट लेक्चर। और इसके अंदर हम लोग कार्बन और कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है स्टडी करेंगे उसको। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले कंबशन रिएक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और तीसरा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, और फोर्थ हमारा लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर। पहला कंबशन रिएक्शन। देखिए, जितने भी कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, उसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसके साथ आपको हाई अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी भी मिलेगा। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है, जैसे कि आपका वो कोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी होगा, अगर आप उसको जलाएंगे तो वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगा, प्लस वहाँ पे आपको हीट एंड लाइट एनर्जी तो प्रोड्यूस मिलेगी। हमेशा ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन सिर्फ कार्बन के साथ, कार्बन के अलावा अगर आपने कुछ उसके कंपाउंड्स ले लिए तो हो सकता है आपको कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलें। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो, कंबशन मतलब क्या है? जलना, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे सिंपल अगर कार्बन लिया है जो कि कोयले की शक्ल में हो सकता है, इसको बर्न कराया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी जो कि हाई अमाउंट में होती है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप मीथेन ले रहे हैं जो कि नेचुरल गैस भी कहलाता है, CH4। इसको अगर आप बर्न कराए जा रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस आपको हीट एंड लाइट एनर्जी भी मिल रही है। लेकिन हाइड्रोजन के प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पे आपको वाटर भी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे आपने ये अल्कोहल ले लिया, इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल को अगर आप इसको जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी निकल रही है, और यहाँ पे आपको वाटर भी एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है। अब आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा होगा कि कार्बन कंपाउंड जो हैं सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है सिर्फ, और अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जितने भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ये जब जलेंगे तो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। क्लीन फ्लेम का मतलब आपको हमेशा ब्लू फ्लेम मिलेगा। घर के अंदर आपका जो चूल्हा होता है, जो गैस चूल्हा हो जाए, LPG सिलेंडर से आप जो है उसको जलाते हैं, तो आम तौर पे वहाँ पे जो है ना आपको ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है, यानी कि क्लीन फ्लेम है वहाँ पे। ब्लू कलर की फ्लेम का इंडिकेशन ये है कि वो जो है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, उसको जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो और ब्लू कलर का इंडिकेशन ये भी है कि वहाँ पे जो LPG गैस आप जला रहे हैं वो एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो कार्बन कंपाउंड जो है जब ये जलते हैं तो हमेशा क्लीन फ्लेम यानी कि ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं कंबशन के दौरान में। और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ये कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं? येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, प्लस एक काले कलर का स्मोक भी प्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा होगा जो कैंडल के ऊपर फ्लेम होती है वो ज्यादातर आपको येलो दिखाई देती है, प्लस उसके ऊपर से ब्लैक कलर का स्मोक भी निकलता रहता है। इसका मतलब ये है कि वो जो ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा है येलो फ्लेम है, इसका मतलब वो एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एक ब्लैक स्मोक देगा, और अगर उसके ऊपर किसी बर्तन को, मेटल के प्लेट को आप अगर आप रख देंगे तो मेटल का प्लेट ना वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस की, ब्लैक कलर के स्मोक की वजह से उसकी मेटल की प्लेट के ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग भी चढ़ जाएगा। उसी कोटिंग को हम लोग कहते हैं सूटिंग इफेक्ट। उसको कहते हैं हम लोग सूट, SOOTY, यानी कि सूट इफेक्ट मिलेगा। वो जो ब्लैक कलर का स्मोक होता है उसी को हम लोग सूट कहते हैं। जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगी फ्यूल के अंदर, जितना ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उतना ज्यादा सूटी इफेक्ट आपको मिलेगा, और जितना कम अनसैचुरेशन होगा उतना कम आपको सूटी इफेक्ट मिलेगा। यानी कि ब्लैक कलर का जो इफेक्ट आता है, जो ब्लैकिश सब्सटेंस और लेयर बर्तन के ऊपर चढ़ जाती है, तो वहां पे जो है सूटी इफेक्ट उसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, क्या ये हमेशा ही क्लीन फ्लेम देते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं? नहीं। कई बार हमारे घर के अंदर जो LPG चूल्हा होता है, जो गैस चूल्हा होता है, उसके अंदर ना ब्लू कलर की फ्लेम ना निकल करके दूसरे कलर की फ्लेम्स निकलती हैं। जो दूसरे कलर की फ्लेम्स निकल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा। ब्लू कलर की फ्लेम अगर आपको नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा। कंप्लीट कंबशन ना होने का मतलब ये है कि वहां पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, और कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी आपको ब्लू कलर का क्लीन फ्लेम नहीं देगा। तो देखो, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ऑल्सो प्रोड्यूस सूटी फ्लेम अपॉन इनकम्प्लीट कंबशन। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी आपको सूटी फ्लेम यानी कि ब्लैक कलर का स्मोक भी प्रोड्यूस कर सकता है आपको नॉन क्लीन
फ्लेम यानी कि ब्लू कलर का फ्लेम नहीं देगा, सूटी इफेक्ट भी दे सकता है, ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। कई बार आपने देखा होगा जो एलपीजी सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर लगा हुआ होता है उसके ऊपर एक छोटा सा होल भी होता है और ऊपर का जो बर्नर होता है वहाँ पे भी बहुत सारे होल्स होते हैं। वो होल्स इसलिए होते हैं ताकि आराम से उसको कंप्लीट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता रहे। लेकिन अगर बर्नर के ऊपर या कहीं पे कोई चीज़ गंदगी जाके जम जाए तो वहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको, और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा और जो फ्लेम है वो जो है ब्लू नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा और सूटी इफेक्ट यानी कि ब्लैक कलर का स्मोक भी प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा पहला टाइप ऑफ रिएक्शन था कार्बन कंपाउंड्स का, जिसको हम लोग कंबशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन ना हम लोगों ने जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ रखी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन जाकर के चिपक जाएगा, उसके साथ लग जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन को हम लोगों को खास पढ़ना है। अगर इथेनॉल एक कंपाउंड है हमारे पास, इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं, CH3CH2OH, ये इथेनॉल होता है। अगर आपको इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कुछ खास एजेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो देखो इथेनॉल को अगर इथेनोइक एसिड बनाना है CH3CH2OH से, आपको इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH बनाना है तो आपको क्या क्या यूज करना पड़ सकता है? आपको KMnO4 और हीट जो है सप्लाई करनी पड़ेगी। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसके प्रेजेंस में आप इसको हीट प्रोवाइड कर दीजिए इथेनॉल को, तो ये इथेनॉल क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। या फिर अगर ये नहीं है आपके पास तो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 के प्रेजेंस में आप इथेनॉल को गर्म कर दीजिए, हीट प्रोवाइड कर दीजिए, तो इथेनॉल जो है इथेनोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे आपको KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में आ सकता है कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं? तो अल्कलाइन KMnO4 यूज कर सकते हैं। अल्कलाइन का मतलब है कि इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी है। और या फिर अगर ये नहीं है तो आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जरा देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इथेनॉल के अंदर सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन है। जब आप ये इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना रहे हैं तो यहाँ पे डबल ऑक्सीजन आ गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर आपको दो एजेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, या तो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन को ना ऐड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करके हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको कन्वर्ट करके हम लोग सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को बना देंगे। इसके अंदर किस किस की हेल्प होती है? कुछ कैटलिस्ट की हेल्प लगती है यहाँ पे, जो कि निकल और पैलेडियम हो सकता है। यहाँ पे देखो एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करके क्या बना दिया जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया जाएगा। इसके अंदर हो क्या रहा है? इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें होगा क्या? हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाएगा। हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाएगा मतलब ये है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है ना दो बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर। कोई एक सपोज कर लेते हैं किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो जब वो बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड बचेगा तो वहां पे कार्बन के पास जो है ना दोनों कार्बन के पास में एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक हाइड्रोजन जाकर के दोनों की तरफ ऐड हो जाएगा। इसीलिए कई बार हम लोग इसको जो है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराई जाती है, जैसे कि निकल और पैलेडियम हो गया। निकल को Na और पैलेडियम को Pd लिखते हैं, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा और खुद अपने आप को जो है कंज्यूम भी नहीं होने देगा, अपने आप को कोई भी इफेक्ट अपने आप के ऊपर आने नहीं देगा। अब देखो ये जो एडिशन रिएक्शन है ना, इसको हाइड्रोजनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑयल से ना डालडा बनाने के काम में आता है। आपने देखा होगा कई बार मार्केट के अंदर ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर ना एक घी जैसी चीज़ मिलती है जिसको हम लोग डालडा कहते हैं। तो वो ये किस काम में आता है? यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो यानी कि
ऑयल से डालडा बनाने के काम में आ रहा है, इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब एक बात इसके अंदर ये बात याद रखनी है, जो वेजिटेबल ऑयल है ना या फिर नट ऑयल होता है, ये जो बॉडी के लिए ना ये हेल्दी कंसिडर किया जाता है। किसके कंपैरिजन में? जो एनिमल फैट होता है उसके कंपैरिजन में, यानी कि एनिमल फैट जो है वो अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एनिमल फैट के अंदर जो है ना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एनिमल फैट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसी वजह से इसको अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है। और वेजिटेबल ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड का मतलब कि उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होकर के वापस से वो सैचुरेट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देखा। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर कोई एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि कोई एक मॉलिक्यूल किसी और की जगह ले लेगा। एक तरीके से आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी और की जगह लेने पर रिप्लेस कर दिया जाता है ना। यहाँ पे आप इसको समझ लो। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या? रिएक्शन इन विच वन टाइप ऑफ एटम रिप्लेसेस अनदर। अब वो वन टाइप ऑफ एटम हो सकता है या फिर वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, पूरा एक मॉलिक्यूल हो सकता है। फिर से पढ़ते हैं, रिएक्शन इन विच वन टाइप ऑफ एटम रिप्लेसेस अनदर। किसी एक टाइप का एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर देगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कई बार ना जो हाइड्रोकार्बन्स है ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मतलब ये इनर्ट होते हैं, रिएक्शन करना नहीं चाहते, तो इनके बहुत सारे रिएजेंट्स लगवाएंगे हम लोग, मतलब रिएक्शन कराने वाली ऐसी चीज़ें कि रिएक्शन हो जाए, तो सबके सामने ना ये अपना रिएक्शन दिखाते नहीं है। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स ना एक ऐसा रिएजेंट है, सनलाइट, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है। देखो अब यहाँ पे ना हमारे पास एक मीथेन, एक CH4 कंपाउंड है, इसके अंदर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना चाह रहे हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में है तो ये जो कार्बन का कंपाउंड है ना ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपको यहाँ पे एक क्लोरीन का कंपाउंड, कार्बन का क्लोरीन वाला कंपाउंड दे देगा और आपको एक्स्ट्रा में HCl मिल जाएगा। यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ने अपने आप को जो है हाइड्रोजन से रिप्लेस कर लिया है। देखो यहाँ पे कार्बन के पास जो है 4 हाइड्रोजन थे, चारों तरफ लगे हुए होंगे। अब क्लोरीन ने क्या करा, इसने एक हाइड्रोजन को किक ऑफ करके अपने आप को यहाँ पे बैठा दिया। देखो यहाँ पे अब क्या बन गया, ये CH3, यानी कि अब यहाँ पे 3 कार्बन बचे और इसके पास एक क्लोरीन है, यानी कि यहाँ पे एक एटम किसी दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग कार्बन के ना बहुत ही कमर्शियली यूज़ होने वाले 2 कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। पहला कंपाउंड है हमारे पास इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक एसिड। हम लोग इथेनॉल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो इथेनॉल क्या होता है, अगर प्योर इथेनॉल बोला जाए तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। देखो इथेनॉल को ना आमतौर पर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये इथेनॉल जो है ना ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है हर एक अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर, ठीक है। अगर इथेनॉल को प्योर फॉर्म में ले लिया गया तो उसको हम लोग जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल की दूसरी प्रॉपर्टी है रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे ये आपको लिक्विड दिखेगा और इसकी खास बात ये है ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, यानी कि अपने अंदर चीज़ों को घोल लेता है ये, ठीक है। बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर ये डिजोल्व कर लेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये एक गुड सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो सकता है। अगर ये गुड सॉल्वेंट है तो इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें घुल जाएंगी और इसको हम लोग मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये किस किस में यूज़ हो सकता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में यूज़ होता है, कफ सिरप में यूज़ हो सकता है, बहुत सारे टॉनिक्स के अंदर ये यूज़ होता है। अच्छा, इथेनॉल की एक और प्रॉपर्टी है कि पानी के अंदर ये घुलनशील है, यानी कि पानी के अंदर ये घुल जाता है, सॉल्यूबल होता है। अगर पानी के अंदर ये सॉल्यूबल है तो अगर हम लोग पानी के अंदर इसको घोल देते हैं तो ये इथेनॉल का डाइल्यूटेड फॉर्म बना देगा, यानी कि डाइल्यूटेड इथेनॉल बनाएगा ये। अब देखो आगे लिखा है कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल, यानी कि पानी मिला हुआ इथेनॉल को अगर स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया गया तो ये ड्रंकननेस फील कराएगा, ठीक है, दिमाग में जो है चक्कर आने लगेंगे। और अगर इसका जो है प्योर इथेनॉल यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल को कंज्यूम कर लिया गया तो ये लीथल भी हो सकता है। दूसरा देखो अब हम लोग ना इथेनॉल के अंदर कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो इथेनॉल के हम लोगों को 2 रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहले रिएक्शन इसका सोडियम है और दूसरा इथेनॉल को इथीन बनाने का रिएक्शन है। दोनों को ध्यान से देखेंगे। देखो अगर इथेनॉल को हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, इथेनॉल को अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक बात तो याद रखना कि वहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और दूसरा जो कंपाउंड बनता है ना उसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। देखो कैसे बना है ये इथेनॉल का ना इतना पार्ट सिर्फ ये O तक लिया गया और यहाँ पे हमने इसको यहाँ तक O तक रखा और सोडियम इसके साथ यहाँ पर आकर के एज इट इज अटैच हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम में अगर इसको रिएक्ट कराया गया तो आपके पास कंपाउंड बना है सोडियम इथॉक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन। ये किस तरीके से कंपाउंड बना है, इस तरीके से इथेनॉल का ऑक्सीजन तक ले लो आप कंपाउंड,
और यहाँ पे रख दो, उसके बाद सोडियम इसके पास ला के यहाँ पर अटैच करा दो। देखो हमने जब फॉर्मूले बनाए थे ना, तो आपको याद होगा कि हम लोग जब भी कंपाउंड लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव रखते हैं और राइट साइड में नेगेटिव रखते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव होना चाहिए और राइट साइड वाला नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ये वाले कंपाउंड के अंदर ना कुछ खास बात है, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो है ना नेगेटिव होता है, राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है ये CH3 CH2O माइनस है यहाँ पे, और Na वाला जो है ये प्लस है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, सोडियम इथॉक्साइड का ये फॉर्मूला है CH3 CH2O Na। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है इथेनॉल से इथीन बनाने का फॉर्मूला। देखो इसको हम लोग ना डिहाइड्रेशन की तरह यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी को अलग कर देना, पानी को सुखा देना। अब देखो आपने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल से आपको इथीन बनाना है। इथीन आपको पता है कार्बन और दो कार्बन का एक कंपाउंड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दिया गया है, ठीक है। अब ये इथेनॉल से इथीन जब बनेगा ना, तो आपको यहाँ पे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो होगा क्या, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना इसको गर्म भी करना पड़ेगा, इन दोनों को मिक्स करके आपको गर्म करना पड़ेगा, यानी कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो ये इथेनॉल से क्या बना देगा, इथीन बना देगा, और आपको वाटर रिलीज करा देगा। अगर यहाँ पे ये वाटर रिलीज कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये H2SO4 ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड को ना हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड के बारे में ख़ास बात यह है कि सर्दी के मौसम में या फिर कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर ना ये जम जाता है। सर्दी के मौसम में या फिर कोल्डर क्लाइमेट्स में ये जम जाएगा, और जमने के बाद ना एक ग्लेशियर जैसा लुक देता है, यानी कि बर्फ़ के एक टुकड़े की तरह ग्लेशियर जैसा लुक देता है, इसीलिए हम लोग इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड अगर 5 to 8% पानी के अंदर घोल दिया जाए तो ये जो है ना विनेगर कहलाता है। जो सिरका घर के अंदर यूज़ होता है आमतौर पे, वो 5 to 8% इथेनोइक एसिड किसके अंदर घुला हुआ होता है, वाटर के अंदर घुला हुआ होता है। और ये जो विनेगर है वो अचार के अंदर प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर सकता है। अब देखो ये जो इथेनोइक एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है, ठीक है, ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं ना, ये ज़्यादातर सबके सब पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। पार्शियली आयनाइज्ड का मतलब है कि ये ना जब इसके अंदर इसको हम लोग पानी के अंदर घोलेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, यानी कि इसके अंदर सबके सब डिसोसिएशन नहीं होगा, मैक्सिमम डिसोसिएशन नहीं होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी कि चार्जेस अलग अलग नहीं होंगे। अब जब मैक्सिमम डिसोसिएशन नहीं होगा, मिनिमम डिसोसिएशन होगा, आयनाइजेशन मिनिमम होगा, तो ये एसिड्स ना वीक एसिड्स कहलाते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे हैं, आर पार्शियली आयनाइज्ड, और इसको हम लोग वीक एसिड भी कहते हैं। आप लोगों को याद हो, अगर हम लोग एसिड बेसिस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे के सारे मिनरल एसिड्स थे और कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन देते हैं, मैक्सिमम डिसोसिएशन देते हैं, इसीलिए उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड मैक्सिमम डिसोसिएशन नहीं देता, मिनिमम डिसोसिएशन देगा, पार्शियली आयनाइज होता है, इसीलिए इसको हम लोग वीक एसिड्स भी कहते हैं। अब देखो इथेनोइक एसिड के अंदर ना हम लोगों को कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं। इसके रिएक्शंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और इसके अंदर रिएक्शंस ज़्यादा भी हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। पहला रिएक्शन हमारे पास है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें ना इस रिएक्शन के अंदर हम लोग एस्टर्स को फॉर्म करते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, कुछ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर से खुशबू आती है, ठीक है। एस्टर्स क्या होते हैं, खुशबू आने वाले कंपाउंड्स होते हैं। कैसे बनता है, जब इथेनोइक एसिड को हम लोग इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ना एस्टर मिलता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करना है तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, और यहाँ पे कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है रिएक्शन में, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है, दूसरा हमने इथेनॉल लिया है। जब इन दोनों को रिएक्ट कराया गया तो हमारे पास ये एस्टर बन गया। एस्टर की खास बात ये है कि एस्टर में ना कार्बन के साथ ना डबल बॉन्ड O भी होता है और एक सिंगल बॉन्ड O भी होता है, और दोनों तरफ कार्बन के दोनों तरफ में ना चेन होती है कार्बन की। देखो यहाँ पे इतना डिटेल में एस्टर को पढ़ना नहीं है, ये एस्टर का कंपाउंड ना बना कैसे इसके बारे में देख लेते हैं। देखो पहले ना इथेनोइक एसिड का इतना कंपाउंड ले लो, और फिर यहाँ पे और एल्कोहल का इतना कंपाउंड लेना है हम लोग को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपाउंड लेना है। अब इथेनोइक एसिड का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कंपाउंड लिया है हमने यहाँ पे इसको रख दिया, CH3COO तक रख दिया। अब यहाँ पे एल्कोहल का CH3CH2 जो है ना, इसको हम लोग पलट के इसके साथ यहाँ पे रख देंगे। देखो CH2 पहले रखा, CH3
बाद में रखा है। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है हमारे पास, ये कैसा बना है, ये एस्टर बना है, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे वाटर भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एस्टर बन गया। एस्टर है क्या चीज़, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, किस किस में यूज हो सकता है, परफ्यूम बनाने के लिए यूज हो सकता है, और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह एजेंट्स बनाने में यूज हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो इसको ना कई बार हम लोग सोप बनाने वाला रिएक्शन भी कह देते हैं। हालांकि जब सोप बनता है ना, इसके अंदर सोप एक्चुअली में बहुत लंबे चेन्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन्स के। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं। देखो सैपोनिफिकेशन ना असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ये एस्टरिफिकेशन में जो एल्कोहल हमारा यहाँ से चला गया है, इथेनॉल यहाँ से जा चुका है, इसको वापस से अचीव करने का रिएक्शन है। देखो गेटिंग एल्कोहल बैक, सैपोनिफिकेशन के अंदर असल में हो क्या रहा है, एल्कोहल को वापस लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने एस्टरिफिकेशन बना दिया, एस्टरिफिकेशन कर दिया, तो एल्कोहल हमारा जा चुका है। अब क्या बन गया, ये एस्टर बन गया। अब एस्टर के थ्रू वापस से एल्कोहल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सैपोनिफिकेशन करेंगे। देखो एस्टर जो हमारा बना था उसको हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एल्कोहल वापस मिल जाएगा और सोडियम का एक कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, CH3COONA मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसका नाम होता है सोडियम इथेनोएट, नाम है इसका, है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सोडियम इथेनोएट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक बार, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, देखिए सैपोनिफिकेशन के अंदर जो अल्कोहल हमारा चला गया था वापस हम लोगों के पास अल्कोहल आ गया। देखो यहाँ पे ना आपको अलग दिख रहा होगा, CH3CH2OH लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे C2H5OH दिख रहा है, दोनों है इथेनॉल ही। देखो यहाँ पे है क्या, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन क्या बन गया, C2 बन गया, और ये H3 और H2 क्या बन गया, यहाँ पे H5 बन गया, यानी कि OH। ये भी इथेनॉल है और ये भी इथेनॉल है। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं, अगर हम लोग इथेनोइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, और नॉर्मल बेस ले रहे हैं, इस बार हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो क्या होगा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेंगे ना इथेनोइक एसिड को, तो हमारे पास सोडियम इथेनोएट मिलेगा। सोडियम इथेनोएट को ना कॉमन नेम होता है इसका सोडियम एसीटेट। कॉमन नेम क्या है इसका, सोडियम एसीटेट। सोडियम इथेनोएट का फॉर्मूला देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने NaOH, इसके साथ हम लोग इथेनोइक एसिड को CH3COOH को रिएक्ट करा रहे हैं, क्या बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया, सोडियम इथेनोएट बन गया, प्लस में वाटर भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन विद बेस है, सोडियम इथेनोएट बन गया और वाटर रिलीज हो गया। सोडियम इथेनोएट का कॉमन नेम है सोडियम एसीटेट। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेगा अगर इथेनोइक एसिड, तो क्या क्या बनेगा। देखो हमारे पास अब बाद में जितने भी रिएक्शंस है ना सोडियम इथेनोइक एसिड के, देखो यहाँ पे भी हमारे पास सैपोनिफिकेशन में सोडियम इथेनोएट बना है, बेस के साथ रिएक्शन करने पे इथेनोएट बना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे इथेनोएट बना है। जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़े सब में इथेनोएट बना है, तो बहुत ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस को याद रखना। ठीक है, अब देखो इथेनोइक एसिड को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट करोगे इथेनोएट बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट, प्लस में वाटर रिलीज होगा, प्लस यहाँ पे कार्बोनेट प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, तो सोडियम इथेनोएट बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट बन गया, वाटर रिलीज हो गया, प्लस कार्बोनेट प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। देखो सोप और डिटर्जेंट जो है ना, यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑलमोस्ट कॉमन कंपाउंड्स हैं, दोनों कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स में ना कुछ माइनर सा डिफरेंस है। उन माइनर सा डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं। देखो सोप क्या होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। लेकिन डिटर्जेंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो हम लोग ये होते हैं अमोनियम या फिर सल्फोनेट के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है ना, देखो सोप और डिटर्जेंट दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लेकिन सोप में या तो सोडियम या फिर पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और डिटर्जेंट की बात करें तो उसके अंदर अमोनियम या फिर सल्फोनेट के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सोप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सोप और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स, इनका ना दोनों का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है। हम लोग सोप से इसको पढ़ लेंगे तो हमारा जो है ना दोनों कवर हो जाएगा। देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सोप का, यहाँ पे हमारे पास ये ना सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग बहुत ज़्यादा लंबी कार्बन चेन होती है इनकी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर दिखाया गया एक तरीके से, ये जो है ना, ये आपको जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये है कार्बन चेन, ये कार्बन, फिर यहाँ पे जितने भी टर्न्स है ना, जितने भी बेंड्स हैं, हर जगह पे कार्बन है, तो ये लॉन्ग कार्बन चेन है ये।
ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन के साथ साथ या तो यहाँ पे पोटेशियम होगा, सोडियम होगा या फिर पोटेशियम होगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, सोडियम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जो कि सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो भी आपके पास यहाँ पे सोडियम लोगे, आप पोटेशियम लोगे या अमोनियम लोगे या सल्फोनेट लोगे, तो ये हमेशा ना आयनिक होगा। कैसा रहेगा ये आयनिक एंड कहलाता है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज होता है और इनके ऊपर यहाँ पे चार्ज कोई नहीं होता है, इसीलिए इस वाले एंड को हम लोग आयनिक एंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आयनिक एंड के बारे में एक खास बात कि ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, पानी से इसको कोई डर नहीं है, पानी के लिए इसका अफेक्शन है, ठीक है। ये पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्या है ये, हाइड्रोफिलिक, यानी कि इट डिसॉल्व्स इन वाटर, इट डिसॉल्व्स इन वाटर। देखो जो हमारा नेक्स्ट है ना, ये कार्बन चेन जो है, ये एक कार्बन चेन है और कार्बन चेन के बारे में खास बात क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि ये वाटर से ना डरता है, यानी कि पानी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ये दूर भागेगा, उनके पास करीब नहीं जाना चाहेगा ये। तो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, तो ये किसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ये ऑयल के अंदर, फैट के अंदर, ग्रीस के अंदर, इन सब के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। देखो हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागेगा, लेकिन इट डिसॉल्व्स इन ऑयल, इट डिसॉल्व्स इन ऑयल। अब देखो सोप का और डिटर्जेंट का ना जो क्लीनिंग एक्शन है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्लीनिंग एक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग ना फॉर्मेशन ऑफ मिसेल देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल देख रहे हैं कि सोप और डिटर्जेंट किस तरीके से क्लीनिंग एक्शन करते हैं। इनका क्लीनिंग एक्शन का मतलब ये है कि ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग मिसेल कहते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं ये, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अब देखो मिसेल होता कैसा है, ये जो मिसाइल है ना, इसने अपने आप को एक ऐसा स्ट्रक्चर में अलाइन कर लिया है, इसके अंदर जितने भी सोप के मॉलिक्यूल्स थे, सोप के मॉलिक्यूल्स, जितना भी जो कार्बन चेन है ना, ये क्या होते हैं, ये ऑयल के अंदर डिसॉल्व होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि पानी से दूर भागेंगे और ऑयल के पास जाकर के चिपक जाएंगे। तो ये जो बीच में है ना, ये ऑयली डर्ट है, ग्रीजी डर्ट है, ये गंदगी है, ये जो कि ऑयल हो सकता है, डर्ट हो सकता है। तो कार्बन चेन सारे के सारे देखो ऑयल के पास जाकर के चिपक गए, जितना भी कार्बन चेन है वो सारे के सारे ऑयल के पास जाकर के चिपक जाएंगे। और जो हमारा जो आयनिक एंड है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, जो पानी में डिसॉल्व होता है, वो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे सस्पेंडेड रहेगा, यानी कि ये पानी के अंदर है। ये जितना एरिया है यहाँ पे जो आपको सर्कल सर्कल दिखा रखा है, यहाँ पे सोडियम के आयंस है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व है। और ये जो ऑयल है ना, ये बीच के अंदर, इसके अंदर कार्बन चेन सारे के सारे डिसॉल्व है, यानी कि ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। अब देखो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, इसको हम लोग कहते हैं मिसेल। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल। अब जब कपड़े के ऊपर जो डर्ट लगी हुई है ना, वहां पे हम लोग उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, उसके अंदर हम लोग सोप के, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स को डाल देते हैं, मतलब पाउडर डाल देते हैं। तो वो जो सोप के और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपने आप को इस तरीके के स्ट्रक्चर में अलाइन कर लेते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर में अलाइन कर लेते हैं। कई बार आपको जो है कपड़ों को एजिटेट करना पड़ता है, उसको रब करना पड़ता है, ब्रश से क्लीन करना पड़ता है, वॉशिंग मशीन के अंदर उसको चलाना पड़ता है, एजिटेट करना पड़ता है। वो इसलिए होता है ताकि जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो वाटर, ये जो है डर्ट के अंदर आसानी से अपने आप को अलाइन कर लें, डर्ट के चारों तरफ अलाइनमेंट कर लेंगे, आसानी से अरेंज कर लेंगे। तो ये जो है ना डर्ट को इमल्सिफाई कर देगा, यानी कि जो ऑयली डर्ट है ना, वो इमल्सिफाई हो जाएगा। इमल्सिफाई हो जाएगा तो क्लीनिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमारा सोप के मॉलिक्यूल्स का क्लीनिंग एक्शन है। और कैसे करते हैं क्लीनिंग एक्शन, ये मिसेल फॉर्म करके करते हैं। देखो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मिसेल क्या होता है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेवरल सोप मॉलिक्यूल्स। कुछ सोप मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक गुच्छा होता है, ठीक है। और ये मिसेल के बारे में खास बात कि ये ना कोलॉइडल नेचर का होता है। हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कोलॉइडल नेचर क्या होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो जो है सेटल डाउन भी नहीं होते हैं, यानी कि ये प्रेसिपिटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट इज कोलॉइडल इन नेचर, देयरफॉर इट डज नॉट प्रेसिपिटेट। आपने देखा होगा जितना भी आप पानी के अंदर डिटर्जेंट पाउडर को घोलते चले जाएंगे ना, तो वो कभी भी पानी के अंदर नीचे जाके बैठेगा नहीं, वो हमेशा पानी के अंदर डिसॉल्व रहता है। क्यों? क्योंकि वो कोलॉइड होता है, ठीक है, डिटर्जेंट के या फिर सोप के मॉलिक्यूल्स। आगे दे स्कैटर लाइट, अगर कोलॉइड है तो लाइट को तो स्कैटर करेगा ही, क्योंकि हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। लाइट को ये अपने रास्ते से बिखेर देगा, अपने रास्ते से स्प्रेड कर देगा। आपने देखा होगा अगर सोप को या फिर डिटर्जेंट को पानी के अंदर घोल देते हैं हम, तो वहां पे एक मिल्की वाइट
क्लाउडी वाइट जो है ना कलर का सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है, लाइट को स्कैटर करने के बाद वो सारा का सारा अपने आप को कैसा बना लेता है, क्लाउडी वाइट कलर का अपीयर होने लगता है। सोप सॉल्यूशन कैसा होता है? क्लाउडी वाइट कलर का अपीयर होता है। अब ये किस चीज में हेल्प करता है? ऑयली या फिर ग्रीजी डर्ट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन का फायदा ये है कि आराम से जो डर्ट है, ग्रीस है, वो आराम से क्लीन हो जाएगा। लेकिन सोप के अंदर जो है ना एक डिसएडवांटेज है कि अगर सोप को हम लोग हार्ड वाटर के साथ यूज करेंगे तो ये स्कम प्रोड्यूस करता है। स्कम क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। देखो हार्ड वाटर के अंदर ना कैल्शियम के, मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ना ये सोप के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके स्कम प्रोड्यूस करते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिनको बाद में ना और साफ करना पड़ता है। अगर हम लोग कपड़ों को सोप से धोना स्टार्ट कर देंगे तो वो ना इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाएगा, स्कम बनाएगा। अब स्कम को साफ करने के लिए और ज्यादा सोप का इस्तेमाल होगा, यानी कि सोप ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है बिना बात के, हम और एफिशिएंसी ज्यादा नहीं मिल रही है सोप से डर्ट को हटाने में। अगर हम लोग हार्ड वाटर में यूज कर रहे हैं तो हार्ड वाटर में यूज करने के लिए सोप की जगह ना डिटर्जेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। डिटर्जेंट क्या है? इट इज इफेक्टिव इवन विद हार्ड वाटर। डिटर्जेंट क्या है? हार्ड वाटर के अंदर भी इफेक्टिव है। डिटर्जेंट के अंदर जो अमोनियम के और सल्फोनेट के जो मॉलिक्यूल्स है ना सोप के, ये हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस स्कम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसीलिए हार्ड वाटर के अंदर भी इफेक्टिव है। अगला, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्कम यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ये शैम्पूज को बनाने के काम में आते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के काम में आते हैं जो कि क्लीनिंग पर्पस के लिए होते हैं। इसी के साथ ना आप लोगों का जो कार्बन एंड कंपाउंड्स का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ज़्यादातर बातें जो है समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ ऐसा कोई टॉपिक है आपको नहीं समझ में आया है, उसको समझने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ना उस पार्ट को रिपीट करके देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। और एनसीईआरटी के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और बाकी के जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन सबको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।